चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका डियर ट्यूटर अभिनंदन सर। चलिए, आज हम लोग क्लास 9 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन, उसका सेकंड लेक्चर लेंगे। बहुत दिनों से लेक्चर नहीं आ रहा था क्लास 9 का, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था, मैं आउट ऑफ पटना चला गया था। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अब रेगुलर हो गया है। अब रेगुलर आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस दिन हमने लास्ट क्लास में लेक्चर 1 में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, वो कैसे निकालते हैं, G/m/d² या r²। ठीक है बच्चों, ये मैंने बताया था। फिर आपको G का वैल्यू मैंने बताया था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये कुछ बातें हुआ था। ठीक है, फिर आपको बताया था जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ऐसे Fg लिख लो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी m × m, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d²। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ये मैंने काफी बातें उस दिन बता दिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ये भी बता दिया था। आज हम कुछ सवाल करेंगे। क्या करेंगे, सवाल करेंगे एनसीईआरटी से, और एक दो सवाल अलग से हम लोग रेफरेंस बुक से करने आज जा रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्री फॉल पढ़ेंगे, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है उसको देखेंगे, है ना। तो आज बहुत सारी बातें हम लोग लेक्चर नंबर 2 में ग्रेविटेशन का चैप्टर ग्रेविटेशन जो है उसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूला पर F = G/m/d², यस या नो, आपको ये पता ही होगा। इन दोनों से हम लोग सवाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। डिस्टेंस दे दिया बच्चों 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। आपको फोर्स निकालना है, अर्थ मून पर कितना लगा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स निकालना है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले हम डेटा लिख लेंगे, है ना। डेटा लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, न्यूमेरिकल जब बनाते हैं तो पहले डेटा लिख लीजिए। तो मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻24 kg। फिर मास ऑफ मून कितना हो जाएगा बच्चों, 7.4 × 10⁻22 kg। और यहाँ पर डिस्टेंस डी मान लेना बच्चों, डी कितना दे दिया, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ये किलोमीटर में हम डिस्टेंस किसमें लेंगे, मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, दैट इज 3.484 × 10⁻, ये 8 मीटर हो जाएगा। ये 10⁻3 और ये 10⁵ दोनों क्या हो गया, ऐड। ये आ गया बच्चा डिस्टेंस। अब निकाल लेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G/m/d² होता है बच्चों। G का वैल्यू कितना लेना है, 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ ये क्या हो जाएगा, अर्थ ले लो, और ये मास ऑफ मून ले लो। छोटा वाला मास मून का, बड़ा वाला मास अर्थ का। अर्थ का मास कितना दे दिया है, 6 × 10⁻24, और मास ऑफ मून कितना दे दिया बच्चा बताओ, 7.4 × 10⁻22 kg। ये पूरा हो गया मास। डी डिस्टेंस कितना दे दिया, 3.84 × 10⁸ 3.84 × 10⁸ का होल स्क्वायर। अब क्या होता है ना बच्चा, देखो ग्रेविटेशन का जब भी हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा लेंदी होता है। लेंदी क्या है, यहाँ देखो बहुत सारा पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे ना, अप्रॉक्स में लेकर चलेंगे। क्या अप्रॉक्स में लेकर चलेंगे, मेरी बात में नहीं आ रहा है, वैल्यू जो है अप्रॉक्स में लेकर चलेंगे, बात में नहीं आ रहा, और ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। जैसे देखो ये 6.67 है, मैं इसको 7 मान लेता हूं, कैसे ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये 6 × 10⁻24 और ये 7.4 है बच्चा, इसको मैं 7 कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, 7 × 10⁻22। और ये देखो बच्चा ये 3.84 है, इसको मैं मान लेता हूं 4, यानी 4 × 10⁸ का होल स्क्वायर। देखो बच्चा भाग करोगे ये तो मल्टीप्लाई कर लो, करेंगे हम लोग 7 से जब 42 42 7 जा 242 को अगर मैं 7 से करता हूं तो 294 कितना आ जाएगा, 294। और ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, और 10 की पावर ये दोनों ऐड हो जाएंगे 46 बाई ये तो 16 × 10⁻16 हो जाएगा बच्चा, यस या नो। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर
इंटू 10 टू द पावर, ये कीजिएगा कितना आ जाएगा 35/16 इंटू 10 टू द पावर 16। ठीक है बच्चों, अभी क्या आ गया 294/16 इंटू 10 टू द पावर 19, ये कट जाएगा। अब देखो बच्चों 16 से मैं डिवाइड कर देता हूँ 294 को मैं डिवाइड करूंगा कितना से 16 से, तो 1 टाइम्स। ओके लिख लीजिए। ओके बच्चों, ओके ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 16 से मैंने कितना किया सही था 294। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं कितना 18 बार में दे दूंगा, 16 8 जा 128, ये यहाँ पॉइंट है 0, 16 से 3 बार में 48, ये और एक और 0 दे दो 16 से 7 बार में लगभग बच्चों 18.37 इंटू 10 टू द पावर 19। अगर मैं इसको करता हूँ 8.37 इंटू 10 की पावर 20, ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा लगभग ये 1.837 है, इसको मैं कितना ले लूंगा 2, कितना ले लूंगा 2.0 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। तो हमारा कैलकुलेशन काफी सिंपल हो गया है ना। बार बार ये सब जो जितना सारा पॉइंट है अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे बैठ जाओगे, कैलकुलेट करने बैठ जाओगे, आंसर काफी लेंदी आता है, कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाता है। ध्यान रहे अगर कोई बच्चे सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं। अब देखो जो आंसर 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन किया है 2.01 2.02 2.05, तो ऑप्शन चला जाएगा। 2 से कम नहीं होगा, क्या 2 से कम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल पर हम चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मतलब अर्थ के सरफेस पर 1 kg मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके बीच में अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम लोग न्यूमेरिकल डेटा लिख लेते हैं। जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे पहले क्या लिखेंगे, डेटा लिख लेंगे। तो मास ऑफ अर्थ तो आप जानते हो कितना है 6 into 10 to the power 24 kg। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मैं स्मॉल m से बात करूंगा, कितना है 1 kg। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, सब r कितना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो डिस्टेंस हमको आना चाहिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर है या अर्थ से 5% मतलब ज्यादा हाइट पर नहीं हो, अर्थ का रेडियस का 5% एबव हो, तो आप अर्थ जो डिस्टेंस लेंगे वो अर्थ के बराबर, अर्थ के रेडियस के बराबर लेंगे। जब तक कि वो ऑब्जेक्ट स्पेस में न चला गया हो, मून पर न चला गया, अगर मान लो स्पेस में चला गया तो काफी बड़ा डिस्टेंस है, वहां पर अर्थ रेडियस और वो अर्थ से कितने दूर पर है वहां तक लेंगे। मेरी बात समझ नहीं आ रहा, मून पर चला गया, मान लो मार्स पर चला गया, तो वहां पर डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के बराबर नहीं लेंगे। हम अर्थ के रेडियस के बराबर कब लेंगे, जब वो अर्थ के सरफेस से कुछ ही मीटर की दूरी पर हो, आप कह सकते हो स्पेस में न गया हो, एटमॉस्फेयर में ही हो, क्या एटमॉस्फेयर में ही हो, आप ऐसे समझ लो, बोलो। या अगर अर्थ के सरफेस पर है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो अर्थ के रेडियस के बराबर होगा। मेरी बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d कितना हो जाएगा, बोलिए 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, जो अर्थ का रेडियस होता है। अब निकाल लेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स, यस या नो, क्या होता है बताइए, g mm/d² हो जाएगा। g का वैल्यू 6.67, याद रखना है आपको। मास ऑफ अर्थ कितना है 6 into 10 के पावर 24 और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1/d²। d कितना है आपका डिस्टेंस 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। अगेन मैं कैलकुलेशन को लेंदी ना करकर कैलकुलेशन को सिंपल करना है, तो हम क्या करेंगे बताइए, अप्रोक्सीमेट। इसको मैं कितना मान लेता हूं 7, यस या नो,
और ये 2 रहेगा, ये तो होल नंबर में ऑलरेडी है। ये 6.4 इसको मैं 6 मान लेता हूँ, यस या नो, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 7 6 या 42 इनटू 10 टू द पावर ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा बच्चा 36 इनटू 10 टू द पावर 12। अब देखो 6 से 7 बार में, 6 से 6 बार में, है ना, तो 7/6 इनटू ये करोगे तो आप 10 की पावर 1, यानी बच्चा कितना आ जाएगा लगभग 70/6। इसको अगर मैं ब्रेक करेंगे और सिंपल फॉर्म में तो 2 से 35, 2 से 3, है ना, 35/3 और ब्रेक करते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा बताइए 11.66 न्यूटन। मतलब वो अर्थ जो है उस 1 kg ऑब्जेक्ट पर कितना न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है 11.66 न्यूटन। आप इसको 11.7 न्यूटन बोल लो या आप इसको 12 न्यूटन भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया है अप्रोक्सीमेशन किया है। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चा। देखिए बच्चा अगला जो क्वेश्चन हमारा आ गया है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, मतलब फोर्स पर क्या असर पड़ेगा जब हम, मतलब आप तो जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, लगता कि नहीं लगता है, बोलिए। दो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के दोनों ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एक मास को हम डबल कर दें, क्या एक मास को क्या कर दें डबल कर दें, मतलब कुछ इस तरह से समझो आप, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये स्मॉल है कैपिटल एम और एक स्मॉल है, इसको मैं m1 मान लिया बच्चा, इसको मान लिया m2, ठीक है। अब अगेन क्या कर देना m2 को डबल कर देना 2m, m2 क्या हो गया 2m हो गया। बोलो अगर सिंपल समझो, ऐसे समझो, अगर ये दिया हुआ है तो फोर्स कैसे निकाल लोगे g m1 m2 बाय मान लो d डिस्टेंस है d स्क्वायर, यानी फोर्स कितना आ गया g कैपिटल M स्मॉल m बाय d स्क्वायर। अब क्या हो गया बच्चों, जो मास 2 है वो डबल हो गया, मतलब पहले m था स्मॉल m था, अब 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, यानी कितना आ गया 2m आ गया। बोलो कैपिटल M वाला ये भी रहेगा, ये मैं जनरली अर्थ को मार रहा हूं तो अर्थ के मास को डबल नहीं करना है, अर्थ का मास क्या है फिक्स है। कोई और ऑब्जेक्ट है छोटा सा गेंद ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, आप अपने आप अपना मास ले लो। तो बच्चों देखो यहाँ पर f क्या हो जाएगा g m1 m2 बाई d स्क्वायर, बोलो होगा। अब हम क्या करते हैं ये f डैश कर लेते हैं, यहाँ पर देखो बच्चा g m1 क्या होगा कैपिटल M और m2 क्या होगा 2 स्मॉल m बाई d स्क्वायर होगा, बोलिए, यानी क्या आ जाएगा 2gmm बाई d स्क्वायर होगा बच्चा। अब क्या करते हैं हम इसका रेशियो ले लेंगे, क्या ले लेंगे रेशियो। अब देखो ये क्या है f बाई f डैश, ओके, ये f का वैल्यू कितना है g mm बाई d स्क्वायर बाई g 2gmm कर लेते हैं बाई d स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये तो कट गया। देखो बच्चा f बाई f डैश इक्वल टू g mm बाई 2gmm, ठीक है बच्चा। ये देखो g से g भी कट जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, कैपिटल M से ये भी, यानी f बाई f डैश कितना आ गया 1/2, दैट इज f डैश क्या होगा 2f, यानी जो न्यू फोर्स होगा वो इनिशियल फोर्स का कितना टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब फोर्स इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स। बात में नहीं आया, मतलब न्यू फोर्स, जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स आया वो कितना बढ़ जाएगा, फोर्स न्यू फोर्स इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा प्रीवियस फोर्स का। मेरी बात में आया। और आप ऐसे भी जानते हो मास से क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर हम मास को डबल करेंगे ट्रिपल करेंगे तो हमारा फोर्स भी क्या होगा डबल और ट्रिपल होगा। मेरी बात समझ में आ गया?
बोलिए। अगला सवाल इसी में है, इसको देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चा, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस था उसको क्या कर दिया गया, डबल, और एक बार क्या कर दिया गया, ट्रिपल। तो इसको देख लेते हैं। सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं बच्चों, कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d। कितना है, d। तो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, Gmm/d²। बोलिए, हो जाएगा ना। अब हम क्या करता है ना, डिस्टेंस को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल। ठीक है, तो केस 1 डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, यानी d' इक्वल टू क्या हो गया, 2d। बोलो डबल को क्या हो, 2 टाइम्स। अब निकालो f' इक्वल टू क्या होगा, Gmm/d' का होल स्क्वायर। यानी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, Gmm/d' कितना है, 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, यानी Gmm/4d² होगा। अब चलो रेशियो ले लेते हैं, कंपैरिजन तो करना है, तो रेशियो ले लेते हैं। f/f' क्या हो जाएगा बताइए, Gmm/d² by Gmm/4d² हो जाएगा बच्चा। बोलो, अब आप कर लो, f/f' इक्वल टू Gmm/d² इंटू 4d² बाई Gmm हो जाएगा। बोलिए, ये दोनों कट तो कट गए, ये से ये कट गया। बोलिए, f/f' इक्वल टू 4। नहीं समझे, यानी बच्चा जो न्यू फोर्स आएगा, आप थोड़ा ध्यान देना, न्यू फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, f/4। आप समझ रहे हो, अगर यहाँ पर 1/4 इंटू f, मतलब न्यू फोर्स क्या हो गया बच्चों, 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। यानी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कम आएगा। मेरी बात में आ रहा है, यानी फोर्स डिक्रीजेज by a factor of 1/4। 1/4 फैक्टर से क्या होगा, फोर्स कम। मान लो F इक्वल टू कितना था, 200 न्यूटन, तो F' क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 into 200 दैट इज 50 न्यूटन। और आप जानते ही हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप डिस्टेंस क्या करोगे, बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। बोलो, चलो, तो ये आप देख सकते हो, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा 1/4 फैक्टर से। अगला इसमें देख लेते हैं, जब डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ट्रिपल। ठीक है, सेकंड केस क्या है, डिस्टेंस ट्रिपल। यानी ट्रिपल मतलब 3 गुना, यानी जो d' हो गया बच्चों 3 into d, यानी 3d होगा। अब निकाल लेते हैं f' क्या हो जाएगा, Gmm/d' का होल स्क्वायर, यानी Gmm/3d का होल स्क्वायर, यानी Gmm/9d² होगा। बोलो, अब देखो बच्चा, रेशियो कर लो, f/f' इक्वल टू Gmm/d²। बोलिए, बोलते रहना है ताकि समझ में आ जाएगा आपको, बाई 9d²। मेरे पास में आ रहा है, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो Gmm/d² इंटू 9d² बाई Gmm। ये कट गया, बोलो, ये कट गया, यानी f/f' कितना आ गया बच्चा, 9, दैट इज f' इक्वल टू जो न्यू फोर्स है बच्चा 1/9 f/9 दैट इज 1/9 इंटू f। यानी फोर्स डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 1/9। मतलब अगर डिस्टेंस को हम क्या किया, हमने डिस्टेंस को क्या किया बच्चा, बताओ, ट्रिपल किया। इनिशियल डिस्टेंस जो था उसका 3 गुना कर दिया, तो जो फोर्स होगा कितना फैक्टर से घटेगा, 1/9 फैक्टर से। मतलब कहने का मतलब, अगर फोर्स जो था इनिशियल फोर्स
900 न्यूटन था, तो डिस्टेंस को अगर ट्रिपल कीजिएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, बोलिए 100 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। कोई दिक्कत? चलिए अगला, इसका हम 3 पार्ट है, अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अगला जो है क्या होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया, मतलब कहने का मतलब ये देखिए, ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, इन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से हम लोग मेजर करते हैं, मान लो डी है। m1 कितना है बच्चों, कैपिटल एम, m2 कितना है, स्मॉल एम। तो फोर्स निकाल लेंगे, क्या होगा, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, यही होगा। तो क्या आ जाएगा बताओ, g कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। अब क्या है बच्चों, मास 1 को भी डबल कर दो और मास 2 को भी डबल कर दो, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास उसका भी डबल कर दो और सेकंड ऑब्जेक्ट का जो मास उसको भी डबल कर दो। बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा बच्चों, m1 ले लो, नाउ ऐसे कर लो, नाउ m1 इक्वल टू 2 टाइम्स यानी 2m और m2 इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल m, दैट इज 2m। बोलिए होगा, समझ में नहीं आ रहा? अब यहाँ पे f डैश निकाल लेंगे, f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, g m1 डैश m2 डैश बाई डी स्क्वायर। बोलिए, तो g कितना है, g तो g ही आएगा, m1 डैश कितना है 2m और m2 डैश कितना है 2m, बोलिए बाई डी स्क्वायर। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो 4g mm बाई डी स्क्वायर होगा। बोलो, अब रेशियो ले लेते हैं लोग, f बाई f डैश, f कितना है g mm बाई डी स्क्वायर, और इसको ऐसे कर दो तो डी स्क्वायर बाई 4g mm होगा बच्चा। ये कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चा, f बाई f डैश इक्वल टू 1 बाई 4, तो फोर्स क्या हो जाएगा बता, f डैश इक्वल टू 4f, है ना। तो न्यू फोर्स बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, है ना। समझ में आ गया, न्यू फोर्स बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। जो इनिशियल फोर्स था उसका 4 गुना हो जाएगा। कब, जब हम दोनों ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर देंगे, डबल। क्या कर देंगे, डबल। मेरी बात समझ में आया, समझ में आ रहा? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलो अब हम करेंगे, आज पढ़ेंगे फ्री फॉल। क्या पढ़ेंगे, फ्री फॉल। देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, फ्री फॉल। फ्री फॉल को मतलब समझो। देखिए बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट लो, आप उसको थ्रो करो, क्या ऐसे थ्रो करो। ये जब हम किसी ऑब्जेक्ट को से फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर वापस क्या वापस आ जा रहा क्या है, ये मैक्सिमम हाइट को क्या किया, रीच किया और वापस हमारे पास आ गया। बोलिए, है ना। तो फ्री फॉल आप समझो थोड़ा से, अर्थ जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। बोलिए, जितने भी ऑब्जेक्ट है अर्थ सबको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बोलिए, विद अ फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा? देखो समझो, अर्थ attracts object toward it। अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है विथ अ फोर्स। एक फोर्स से अपने आप को तो खींचा नहीं चला जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स से, जिसका नाम है नोन कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, फोर्स ऑफ
ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब आप उसको फ्रीली छोड़ोगे तो कहाँ जाएगा? बोलो, अर्थ की तरफ। बोलिए, अर्थ की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरी बात को समझिएगा। तो ये हो कैसे रहा है, मेरी बात को समझिएगा। उसी को हम लोग, जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है अंडर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में, और कोई सा फोर्स नहीं लग रहा हो, क्या और कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लग रहा हो, तब वो कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है फ्री फॉल में। क्या कहलाता है? फ्री फॉल में। मैंने नहीं समझा है, मैं क्या बोल रहा हूं? जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो और उस पर केवल और केवल गिर रहा है, मतलब फॉल कर रहा है, और केवल उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तब वो क्या कहलाएगा? बोलो, फ्री फॉल में कहलाएगा। ठीक है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट fall under the effect of gravitational force alone, ठीक है, gravitational force alone, it is said to be in कौन सा फॉल? फ्री फॉल। किस कंडीशन में वो कहलाएगा? फ्री फॉल में कहलाएगा। कब? जब केवल और केवल उस पर कौन सा फोर्स लग रहा हो? बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा उस पर कोई और फोर्स लग रहा है तो वो फ्री फॉल में नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है, मतलब फॉल करता है, तो उसका कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। मतलब चेंज डायरेक्शन क्या रहता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो, एक कैसा डायरेक्शन है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो उसको भी देखते समझते चलेंगे। देखिए, समझिएगा बात को, समझिएगा। वाई फॉलिंग, जब वो फॉल कर रहा है, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन कैसा होगा भैया? डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या डायरेक्शन होगा आपका? वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? फॉल करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? बोलो, है ना? अब क्या होता है ना, बट जैसे जैसे वो नीचे की ओर आता जाएगा, स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज। क्या करेगा? इंक्रीज। वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज। अब देखो, वेलोसिटी में क्या आया? चेंज। अब वेलोसिटी में चेंज आया, इसका मतलब समझो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का बदलने का रेट होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी घटा बढ़ा, जितना टाइम लगा वो v माइनस यू कर देते हैं, t v माइनस यू बाई टी कर देते हैं, तो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। बोलो, है ना? तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या इन्वॉल्व है? एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। नहीं समझे? जैसे जैसे वो गिरता है, उसकी वेलोसिटी क्या होता है? इंक्रीज, है ना? एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे क्या हो रहा है? टाइम पास, वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीजेज। वेलोसिटी क्या होगा बच्चा? इंक्रीज होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी में क्या आ गया? इसका मतलब चेंज आ गया, है ना? तो मैं लिखने जा रहा हूं, ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन। अर्थ के अट्रैक्शन के कारण, मतलब अर्थ ने कौन सा फोर्स लगाया? अट्रैक्टिव फोर्स। देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या देखने को मिलेगा? चेंज। देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। बोलो ना, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, स्पीड वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। और चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो बताओ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा नहीं होगा? बोलिए होगा, क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चा, देखो एनी चेंज, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। एनी चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज लेकर आते हो आप तो क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, बोलो एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। नहीं समझ में आया? बोलो, इसका कहने का मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है किधर? अर्थ की तरफ, फॉल टुवर्ड्स अर्थ, एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, है ना? इसका मतलब इट मींस व्हेनेवर, व्हेनेवर मतलब कभी भी, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड अर्थ, अर्थ की तरफ क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है टुवर्ड अर्थ, देन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व। आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेटेड है, और ये एक्सेलरेशन जो है किसके द्वारा आया? एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? आप तो जानते ही हो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। बोलो, मेरे बात समझ नहीं आ रहा है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेट होता है कि नहीं होता है? बोलिए, है ना? तो उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उस पर, उस ऑब्जेक्ट पर, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स लगा कौन रहा है? अर्थ। और अर्थ जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको भी देखेंगे। दिस एक्सेलरेशन is produced due to Earth's gravitational force। मुझे बताओ, अगर अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाया रहता तो ऑब्जेक्ट फॉल करता? नहीं करता। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज आता? नहीं आता। वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होता। बोलो, आ रहा है समझ में? चलिए, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ, इसलिए एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना? इसीलिए एक्सेलरेशन इज कॉल्ड है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, फ्री फॉलिंग बॉडी में, उस एक्सेलरेशन का नाम पड़ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत? चलो, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानते हैं, है ना? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल g से। किससे डिनोट करेंगे बच्चा? बताओ, स्मॉल g से, है ना? तो ये भी देख लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं ऐसे लिख रहा हूं, ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। स्मॉल g से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसका जो SI यूनिट होता है वो बताओ मुझे, सेम होता है एक्सेलरेशन का, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसी के जैसा इसका SI यूनिट भी होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अर्थ ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। बोलो, फोर्स लगाया फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर, वो वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है, फॉल कर रहा है अर्थ के सरफेस पर। बोलो, तो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने पढ़ा है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है? जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? मास और एक्सेलरेशन का। जो फोर्स होता है बच्चों वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो उसी तरह से बच्चों मान लो, लेट कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg, उसका मास कितना है? m kg है। ध्यान दीजिएगा, ये
ये इसका मास कितना है 1 mkg है। ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है फ्री फॉल कर रहा है। बोलिए इस पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है g, नहीं समझे एक्सेलरेशन किसके बराबर है बोलिए g के बराबर है। नहीं समझ में आ रहा बोलो है ना ये है। अब देखो बच्चा अर्थ मान लो ये क्या है अर्थ, इस पर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स का नाम क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ g mm by d स्क्वायर। बोलो अगर अर्थ के सरफेस पर मैं इसको क्या ले लूंगा r स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा मैं d स्क्वायर ले लेता हूं, चलो d स्क्वायर ले लेता हूं। अब बताओ बच्चों f की जगह में मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये g mm by d स्क्वायर रख सकता हूं। बोलिए ये कट जाएगा नहीं समझ में आया। तो g इक्वल टू क्या होगा बच्चों gm by d स्क्वायर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ऑब्जेक्ट इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने बोला हम ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो जब तक कि ऑब्जेक्ट स्पेस में ना चले जाए दूसरे प्लैनेट में ना चला जाए तब तक हम क्या लेंगे कैपिटल आर मतलब अर्थ के रेडियस के बराबर लेंगे। यानी g क्या हो जाएगा बच्चों बताओ d इक्वल टू r। तो देयरफॉर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया gm by r स्क्वायर आया कि नहीं आया बोलो। ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए स्मॉल g का वैल्यू क्या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो gm by r स्क्वायर के इक्वल होता है। नहीं समझे कोई दिक्कत। तो देख लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके इक्वल होगा gm कैपिटल G m by r s स्क्वायर। ठीक है देखिए यानी इसको मैं लिख देता हूं g इक्वल टू gm by r स्क्वायर। बोलो है ना ये आपका क्या आ गया। अब देखो क्या है हम जानते हैं जैसे जैसे हम अर्थ क्या परफेक्ट स्फीयर नहीं है अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ एक पूरा परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। ठीक है आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा है ना। एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर हम जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं डिस्टेंस क्या होता है बोलिए इंक्रीजेज। डिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है पोल पर ज्यादा होगा क्या पोल पर ज्यादा होगा और इक्वेटर पर कम होगा है ना। देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स ध्यान दीजिएगा एट पोल्स इज ग्रेटर देन इक्वेटर। इक्वेटर पर से ज्यादा जो होता है जी का वैल्यू कहां मिलता है पोल पर मतलब पोल है ना इक्वेटर। लेकिन बच्चों देखो अर्थ पर हम लोग कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं मोर और लेस क्या लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं जो ये कितना होता है सभी जगह जी का वैल्यू पूरे अर्थ पर फिक्स कर दिया गया है ताकि हमको कैलकुलेट करने में क्या हो इजी हो है ना। वी टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट इन ऑन और नियर द अर्थ। मेरी बात को समझिएगा है ना। वी टेक जी टू बी है ना कांस्टेंट ऑन और नियर द अर्थ। अगर अर्थ से आप 5% की हाइट पर जा रहे हो बोलो अर्थ से 5% की हाइट पर जा रहे हो रेडियस का 5% समझिएगा बात को। या आप सरफेस पर हो तो जी का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा। मून का मार्स का ये सब का जी का वैल्यू जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है अलग अलग होता है। कोई दिक्कत बच्चों समझ में आ गया। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी। ठीक है उसको भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है बच्चों तो आपने पढ़ा g इक्वल टू gm बाय
आर स्क्वायर। मैं मास का अर्थ लेता हूँ, ठीक है। तो जी का वैल्यू तो सब जगह कांस्टेंट होगा। मास कितना होता है 6 × 10⁻24 और रेडियस कितना होता है 6.4 × 10⁶ का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। कोई दिक्कत है ना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये प्योर वैल्यू, क्या है? प्योर वैल्यू है, मतलब ये प्योर करेक्ट है। हम क्या करते हैं जी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड भी लेकर चलते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, है ना? तो आपको समझना चाहिए, अगर मतलब कहने का मतलब है जी का वैल्यू अर्थ पर कितना लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर प्लैनेट का, हर सेलेस्टियल बॉडीज का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? अलग अलग होता है। आप मून पर चले जाओ, मार्स पर चले जाओ और किसी प्लैनेट पर चले जाओ, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो अलग अलग है। ध्यान से सुनो मेरा बात, उनका मास भी तो अलग अलग है। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आया? अब देखो बच्चा, ये हमेशा एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चा, वो हमेशा कौन सा डायरेक्शन में लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड में लगेगा, है ना? इसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है, कहीं अर्थ की बात कर रहा हूं, चेंज नहीं होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को क्या करो, उछालो, किसी हाइट पर फेंको, फिर ड्रॉप करो या किसी एंगल पर फेंको, हम एंगल पर भी थ्रो करते हैं ना, बोलो, वहां पर सभी जगह क्या कहलाएगा बच्चों, है ना? वो फ्री फॉल में होगा। क्या होगा? फ्री फॉल में होगा। मतलब कहने का मतलब वेदर ऑब्जेक्ट इज, बोलिए, ड्रॉप, रिलीज फ्रॉम हाइट, अगर हाइट से रिलीज करते हो, छोड़ते हो, है ना? थ्रो, और थ्रो करते हो, अपवर्ड, थ्रो अपवर्ड, या आप उसको क्या करते हो? थ्रो करते हो किसी एंगल पर, थ्रो एट सम एंगल, वो क्या कहलाता है? सेड टू बी इन फ्री फॉल। वो किसमें कहलाएगा बच्चा? फ्री फॉल कंडीशन में ही कहलाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब गैलीलियो, है ना? गैलीलियो ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया था? देखिए, गैलीलियो इटली के रहने वाले थे, बात को समझिएगा। इन्होंने बहुत सारा डिस्कवरी किया है, बहुत, मतलब ये सब क्या है, आप कह सकते हो फिजिक्स में, साइंस का एक तरह से, मतलब कोहिनूर होता है ना, वो फंडामेंटल पूरा तैयार करने वाले ये सब व्यक्ति हैं, ठीक है? देखिए, गैलीलियो जो थे, वो उन्होंने बहुत सारा प्रिडिक्शन किया था। जैसे लीनिंग टावर ऑफ पिसा इटली में है, उस पर खड़े होकर अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को फेंकते थे, थ्रो करते थे, और वो साइमल्टेनियसली आकर ग्राउंड पर टकराता था। नहीं समझे? मतलब उनका मानना था कि हेवियर ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा जनरलाइज कैरेक्टर, मतलब मान लो एक फेदर लेते हैं, क्या लेते हैं? फेदर लेते हैं, समझिएगा, फेदर लेते हैं, बहुत ही कम मास होता है, और एक स्टोन लेते हैं, दोनों को सेम हाइट पर छोड़ते हैं, तो कौन आकर पहले टकराता है? अर्थ पर, बताओ, अर्थ सरफेस पर स्टोन टकराता है। तो इसका मतलब ये मान ले, जो जितना हेवियर ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आकर टकराएगा। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं। समझिए कैसे? गैलीलियो ने ये चीज किया था, दो अलग अलग मास वाले ऑब्जेक्ट को जब वो लीनिंग टावर को पिसा पर से फेंक रहे थे, तो दोनों सेम टाइम में, एग्जैक्ट क्या, सेम टाइम में जाकर अर्थ के सरफेस पर टकरा रहा था, स्ट्राइक कर रहा था, ठीक है? तो गैलीलियो ने क्या किया था, समझाया था कि देखो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही लगता है, साथ में एयर जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर। क्या करता है? प्रेशर। मेरी बात को समझिएगा। अब जैसे देखो, एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर, जो ऑब्जेक्ट डेंस है, ऑब्जेक्ट क्या है? डेंस है, एरिया स्मॉल है, तो उस पर जो एयर जो लगाएगा प्रेशर, एयर फ्रिक्शन लगाएगा,
सॉरी फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जो फ्रिक्शन लगाएगा स्मॉल होगा, एयर जो होगा फ्रिक्शन, एयर एक्सर्ट फ्रिक्शन स्मॉल एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में जो एयर है वो बहुत ही कम फ्रिक्शन लगाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट पर? डेंस ऑब्जेक्ट। मान लो स्टोन को मैं लेता हूं, क्या स्टोन को ले लेता हूं, समझे? लेकिन वही सोचिए बात को, वही अगर मैं एक फेदर ले लेता हूं, बोलिए लीव्स ले लेता हूं, बोलो, है ना, फेदर ले लिया, लीव्स ले लिया, अगर ये सब लेता हूं तो ये सब क्या है? ये लो डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है, इनकी डेंसिटी क्या होता है? बहुत कम होता है, और डेंसिटी कम होता है, साथ में बताइए एरिया लार्ज होता है। अब मुझे बताओ, ज्यादा एरिया रहेगा तो एयर जो है ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा। अब ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा तो वो जल्दी सेटल हो, वो जल्दी फॉल डाउन नहीं करेगा। बोलो, फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। ये तो पढ़ कर आ रहे हो आप, अरे पढ़े हो ना भैया, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो फ्रिक्शन आपको इस डायरेक्शन में भेजता है ना। तो फ्रिक्शन लार्ज, एयर फ्रिक्शन, कौन? एयर फ्रिक्शन लार्ज। अब एयर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो इसको नीचे आने में, फॉल करने में क्या लगेगा? समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। तो गैलीलियो ने प्रेडिक्ट किया। देखो, गैलीलियो उस समय कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन नहीं था, कोई फार्मूला नहीं था, उसको बताया था न्यूटन ने। क्या? न्यूटन ने। गैलीलियो ने क्या किया? प्रेडिक्ट किया। उन्होंने बताया कि अगर एयर को हटा दिया जाए, क्या एयर को रिमूव कर दिया जाए, इफ एयर इज रिमूव्ड, अगर हम एयर को पूरा तरह क्या कर दे? रिमूव कर दे, ठीक है, और तब एक फेदर और स्टोन दोनों को एक साथ गिरा है, साइमल्टेनियसली, मेरी बात समझ नहीं आ रहा? तो वो दोनों एक ही टाइम पर अर्थ पर आकर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। मतलब टाइमिंग ऑफ स्ट्राइक क्या होगा? सेम होगा। कौन पहले गिरा, कौन बाद में गिरा, ये मैटर ही नहीं करता। दोनों एक समय पर आकर क्या करेगा? अर्थ के सरफेस पर स्ट्राइक करेगा। बोलो, अब इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रेडिक्शन को एक और साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने क्या किया? प्रूव किया था। उन्होंने एक जार लिया था, उस जार में से वैक्यूम पंप की मदद से सारे एयर निकाल लिए, और जार के अंदर फेदर रखा था, एक स्टोन रखा था, और जार को उल्टा कर दिया। तो उसमें देखा गया कि जो फेदर और जो स्टोन था दोनों सेम टाइम पर आकर दूसरे सरफेस पर टकराया है। मेरी बात में आ रही है? तो वही गैलीलियो ने प्रेडिक्ट किया। क्या? गैलीलियो ने बताया ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर जाकर जल्दी गिरेगा, वो जल्दी फॉल करेगा, ये जरूरी नहीं है। सब किसका खेल है? फ्रिक्शन का। कौन सा फ्रिक्शन? एयर का। एयर जो फ्रिक्शन लगाता है किस पर? मूविंग ऑब्जेक्ट पर। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था। मतलब गैलीलियो कहना चाहते थे कि अगर हम एयर को क्या कर दे? रिमूव कर दे, तो एक छोटा सा पंख जो फेदर होता है, जिसका वेट बहुत ही ग्राम, क्या करो, नैनो मिलीग्राम में होता होगा, कैसे नो, और एक स्टोन 1 केजी 2 केजी 100 केजी का, दोनों को एक साथ छोड़ोगे, दोनों अर्थ के सरफेस पर क्या करेगा? एट द सेम टाइम ऑफ जाकर टकराएगा। मेरी बात समझ में आया? तो ये आपका क्या था बच्चों? फ्री फॉल। फ्री फॉल में मैंने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट क्या कर दिए हैं? क्लियर कर दिए हैं। 3-4 मैंने न्यूमेरिकल बनवाया है, इसको आप घर पर क्या कीजिए? याद कीजिए। अगला जो क्वेश्चन आएगा, अगला जो लेक्चर आएगा, वो इक्वेशन ऑफ ऑन फ्री फॉल। फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट होता है, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, उस पर आएगा। ठीक है बच्चों? तो थर्ड लेक्चर होगा। ये भी लेक्चर काफी अच्छा था, काफी समझने वाला लेक्चर है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहता है, सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।